स्कूल खोलने के फैसले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्य में सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जबकि कोरोना भी वहां तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद जब सरकार ने ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर उस पर मुहर लगाई है तो बीजेपी ने सवाल उठा दिया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि स्कूल खुलेंगे जरूर, लेकिन कोरोना नियमों का भी सख्ती से पालन होगा और अगर कोई स्कूल ना आना चाहे तो वो उसकी मर्जी पर होगा। दिवाकर हमारे साथ जुड़ा। दिवाकर, आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा है? जी प्रीति, स्कूलों को खोलने को लेकर अगर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को देखें तो थोड़ा जल्दबाजी वाला जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि मुंबई सहित पूरे राज्य में अगर देखें तो कोरोना के मामले इतने भी कम नहीं हुए हैं कि स्कूलों को फिर से खोला जा सके। दूसरी बात, जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन चलाया गया था उसमें अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है और ऐसे में उनके कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा लगातार बरकरार रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह उठता है कि आखिर किसी भी बच्चे को स्कूल खुलने के दौरान कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या महाराष्ट्र सरकार लेगी? महाराष्ट्र सरकार ने 24 जनवरी से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ही स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने इस फैसले को जल्दी में उठाया गया कदम करार दिया। पार्टी ने कोरोना के बढ़ते खतरे का हवाला देकर उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया। हमारे सभी कॉमन प्लेसेस में रिस्ट्रिक्शन है और एक तरफ हम स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने दलील दी कि सुरक्षा उपायों के साथ स्कूल खुलने से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। सभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद होने के नाते थोड़ा उनको ऑर्गेनाइज करके उनको वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आना थोड़े चैलेंजिंग निश्चित तौर पर होता है। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक वहां पिछले 19 दिन में करीब 18,000 बच्चे महामारी की चपेट में आए, जिनकी उम्र 1 से 10 साल तक बताई गई। यही नहीं, राज्य में कोरोना की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई और इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को आगाह भी किया। महाराष्ट्र में जो वीकली पॉजिटिविटी है, जैसा हमने ऊपर दिखाया है, ये लगभग 2% से बढ़कर अब 22% हो गई है। राज्य में बच्चों के स्कूल खुलने के फैसले को IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी गलत ठहराया। जब तक बच्चों का पूरा वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनको स्कूल में भेजना ये बहुत ही गलत साबित होगा। हालांकि मुंबई के नगर निगम BMC ने इस फैसले की वजह माता पिता की स्कूल खोलने की अपील को बताया और माध्यम से उनको काफी सुझाव आ रहे हैं कि स्कूल अभी खोल देना चाहिए। सरकार के फैसले के तहत पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। सौगात की एक बात यह कि राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि माता पिता की मंजूरी के बाद ही बच्चे स्कूल आकर पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी जारी रहेगी ताकि स्कूल न आने वाले बच्चों को परेशानी न हो। भगवंत मान पंजाब की धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि पंजाब में भगवंत मान संगरूर की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों पार्टी ने उन्हें अपना CM पद का उम्मीदवार भी बनाया है। धूरी हलके से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मान साहब जीतेंगे। यूपी की जेवर विधानसभा सीट से RLD उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने अपनी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यह फैसला लेने की बात कही। पिछले दिनों ही अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी छोड़कर RLD में शामिल हुए थे। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे एक मसाज सेंटर पर छापा मारा और वहां से 22 लड़कियों समेत 55 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि इस मसाज सेंटर की आड़ में लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। 25 जनवरी से कटक में ओडिशा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। इसमें 18 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। केरल के कणू में लेफ्ट से जुड़े युवा संगठन DYFY और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। आरोप है कि DYFI के एक बैठक में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जबरन घुस गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद DYFI के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। लेकिन कुछ ही देर में यह हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में नीली शर्ट पहने एक आदमी को कुछ लोग घेरकर पीटते दिखाई दिए, जबकि कुछ पुलिस वाले उसे भीड़ से बचाने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हालांकि जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उनमें से कई लोगों को गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने लेकर चली गई। सौगात की एक बात यह कि DYFI की बैठक में केरल सरकार के सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट के फायदे की जानकारी दी जा रही थी, जबकि विपक्ष इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वहां आंदोलन कर रहा है। यही वजह रही कि दोनों विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना ने एक भारतीय लड़के को अगवा कर लिया। इस बारे में अरुणाचल पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने ट्विटर पर लिखा है
कि चीन की सेना ने 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के लुंगता जोर इलाके से 17 साल के लड़के का अपहरण किया था। इतना ही नहीं, सांसद ने यह दावा भी किया कि चीन ने उस लड़के के एक साथी को भी अगवा किया था, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकला और बाद में उसने अपने दोस्त की खबर प्रशासन को दी। इसलिए बीजेपी सांसद ने अगवा लड़के को जल्द छुड़ाने के लिए भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की थी। वहीं सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने इस बारे में हॉटलाइन पर चीन की सेना से बात की और लड़के की लोकेशन शेयर करने और प्रोटोकॉल के तहत उसे भारत को लौटाने की मांग की। बताया गया कि वो लड़का शिकार करने और कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और तभी से वो लापता है। सौबात की एक बात यह कि अरुणाचल प्रदेश जिस लड़के की तलाश में भारतीय सेना जुटी है, वो शिकारियों के उस झुंड का हिस्सा था जो कि LAC के पास दूर दराज के इलाके में जाता रहता है। घटना के दिन भी लड़का शिकार पर था, लेकिन बताया गया कि वो रास्ता भटक गया और तभी से उसकी कोई खबर नहीं है। यूपी के सहारनपुर के एक गांव में लोगों के वैक्सीन न लगवाने की वजह से पूरे गांव को सील कर दिया गया। बताया गया है कि चकवाली नाम के उस गांव के बहुत से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, जिससे कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया। जिसके बाद वहां के SDM ने सख्ती दिखाते हुए पूरे गांव को ही सील कर दिया। गांव के एंट्री पॉइंट पर लकड़ी की बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद किया गया और वहां पर कुछ पुलिस वालों की तैनाती भी की गई। पुलिस वालों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वहां से गुजरने वालों का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। बताया गया कि उस गांव में वैक्सीन की 2 डोज लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही आने जाने की इजाजत दी गई। SDM ने एक फरमान जारी किया है जिसके तहत जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा वह गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे। गांव वालों ने बताया कि इलाके के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर अफवाह फैलाई, जिसके बाद गांव के लोग वैक्सीन लेने से डरने लग गए। बहुत लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं अभी जी, उनके लिए लगवाई गई है जी। वहम है जी सबके अंदर, वो कह रहे हैं कि इस वैक्सीन से कुछ दिक्कत होती है। बताया गया कि चकवाली गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली, जिसकी वजह से प्रशासन को गांव को सील करने जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। सवाल की एक बात यह कि सहारनपुर के चकवाली गांव, जिसकी आबादी करीब 8000 है, वहां पर करीब 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। प्रशासन गांव में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंचे, जिसके बाद SDM ने गांव को सील कर दिया और बिना वैक्सीन की डोज लगवाए लोगों के गांव से बाहर आने जाने पर रोक लगा दी। IAS अधिकारियों के डेपुटेशन के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर गैर बीजेपी राज्यों ने ऐतराज जताया, तो केंद्र ने उसमें संशोधन तो किया, लेकिन नए प्रस्ताव ने आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि संशोधित प्रस्ताव को पहले से भी ज्यादा सख्त बना दिया गया और उसमें केंद्र को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए, जिसमें नया बवाल खड़ा हो गया। संशोधित प्रस्ताव में एक नया प्रावधान ये जोड़ा गया कि अगर केंद्र सरकार किसी IAS अधिकारी को खास हालात या जनहित में डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाना चाहे तो राज्य सरकार को उस अधिकारी को तय वक्त में भेजना ही होगा। इतना ही नहीं, नया प्रस्ताव ये भी कहता है कि अगर राज्य सरकार वक्त पर फैसला नहीं लेती तो IAS अधिकारी को तय की गई तारीख से अपने कैडर से मुक्त माना जाएगा। यहां तक कि प्रस्ताव में डेपुटेशन पर केंद्र सरकार को दिए जाने वाले IAS अधिकारियों की संख्या का फैसला भी खुद उसी पर ही छोड़ा गया है, जबकि अभी जो नियम है उनके मुताबिक अगर इस मामले में राज्य सरकार केंद्र से असहमत होती है तो मसले को सुलझाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। मतलब कि नया प्रस्ताव कहता है कि IAS अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन को मानना ही होगा, फिर चाहे राज्य सरकार उसे मंजूरी दे या ना दे। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने नए प्रस्ताव पर हमला बोला और आरोप लगाया कि इससे किसी भी IAS अधिकारी को डेपुटेशन पर लेने के लिए राज्य सरकार की राय मांगने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सवाल की एक बात यह कि केंद्र के इस प्रस्ताव का वो राज्य विरोध कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और ममता बनर्जी ने तो इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर डाली। लेकिन केंद्र का कहना है कि इस प्रस्ताव के लागू होने से सेंट्रल डेपुटेशन में IAS अधिकारियों की कमी से निपटा जा सकेगा, क्योंकि उसका आरोप है कि राज्य केंद्र की जरूरत के हिसाब से उसे IAS अधिकारी नहीं देते। बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार सरकार ने राज्य में लागू कोरोना बंदिशें 6 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने इस मुकाबले में 21-16 और 21-13 से जीत हासिल की।
हैदराबाद की मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाने की मांग की। इससे पहले उन्होंने 2019 में भी इसी से जुड़ी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की थी। अब उन्होंने अपनी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग रखी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लब हाउस ऐप का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रियंका के अलावा मुस्लिम संगठन रजा अकेडमी ने भी मुंबई पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने की अपील की। आरोप है कि इस ऐप में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के ऊपर विवादास्पद टिप्पणियां की जाती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से वहां शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सरकारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन सभी जिलों में लागू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी? और प्रीति, जम्मू कश्मीर में जितने भी जिले हैं लगभग 20 के करीब जिलों में लॉकडाउन रहेगा शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले पिछले 2-3 दिन से ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और उसी के चलते प्रशासन ने अब वीकली लॉकडाउन को लागू किया है। इसमें जरूरी सेवाओं के लिए वो खुला रहेगा, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं, सब्जी की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, लेकिन बाकी सब कुछ बंद रहेगा ताकि कोरोना के ऊपर लगाम लगाई जा सके। शुक्रिया पवन। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टीम ने 15 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। बताया गया कि यह कार्रवाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की गई, जिसके लिए प्रशासन की टीम पूरे दलबल के साथ वहां पहुंची और उसने एक एक कर इन अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस काम के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम की टीम के आगे उनकी एक नहीं चली। 8-10 लोगों को लेके जाओ, सामान निकालो। प्रशासन के इस सख्त रुख को देखते हुए बाकी लोगों ने मकान छोड़ने में ही भलाई समझी और वो अपना बोरिया बिस्तर गाड़ियों पर लाद कर वहाँ से चलते बने, जबकि कुछ लोग रेहड़ी पर अपना सामान ले जाते दिखे। बताया गया कि इस कार्रवाई से पहले लोगों को इन मकानों को खाली करने की सूचना दी गई थी, लेकिन जब लोगों ने खुद से सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। सौभाग्य की एक बात यह है कि इंदौर नगर निगम की टीम लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में उसने इस बार सड़क को चौड़ा करने के लिए परदेशीपुरा इलाके में अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इन मकानों से हटाए गए लोगों को प्रशासन ने इलाके की एक धर्मशाला में रहने का इंतजाम किया ताकि ठंड के इस मौसम में उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण पर 7 जनवरी को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से जारी किया, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने मेडिकल कॉलेजों में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही ठहराते हुए ये टिप्पणी की कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही बताया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि केंद्र को आरक्षण देने से पहले अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं है। एक याचिका में केंद्र सरकार के ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यूज 18 से बातचीत में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की कार्रवाई से जुड़े सवाल का जवाब दिया और इशारों में खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। वो कहते हैं आप, उन्होंने चन्नी साहब पे कहा कि वो बेईमान है। भैया मेरी एक बात सुनो, ये चोर तुमने बस में चढ़ा, हाँ। तुमने बस में चढ़ा, देखा सामने लिखा था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इस बातचीत में सिद्धू आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे और पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए उन पर सवाल उठाए। जितनी जल्दी इसने रंग बदले हैं, मैं कह रहा हूं गिरगिट भी शर्मा जाए। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल अपना आराध्य देव रखो गिरगिट, एंड गिरगिट की फोटो टिका के रखो, रोज सवेरे शाम मत्था टेको, गिरगिट भी शर्मा जाएगा। लेकिन सिद्धू जैसे ही केजरीवाल पर बरसे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए और उन्होंने उन्हें खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। तो ये तो उन पे भी लागू होता है, सिद्धू पे भी। वो पार्टियां भी बदलते हैं और रंग भी बदलते हैं। सिद्धू से इस बातचीत में उनकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती पर भी सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी दोस्त के मुंह कैसे फेर सकते हैं। मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है। मैं किसी के साथ, विराट कोहली, अगर वसीम अकरम के, मैं वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं
6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा हूं, तो क्या मैं पीट करके खड़ा हो जाऊं उसको? लेकिन बीजेपी ने सिद्धू की दलील को गलत ठहराया और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ रची गई साजिश का जिक्र किया। वो जो हथियार गिराता है ड्रोन से हमारे पंजाब के अंदर, वो कैसे 200 रियाल दिलदार हो सकते हैं? फिल्म गहराइयां का ट्रेलर जारी हो गया। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 11 फरवरी को ऑनलाइन रिलीज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में भारत की मदद से बन रही कई परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की खरगोन में एक बोरवेल के अंदर कुत्ते के 3 बच्चे गिर गए। इसके बाद करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों से ऑनलाइन बैठक की और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार पर हुई ईडी की छापेमारी पर नाराजगी जताई। 2 दिन पहले ईडी ने अलग अलग ठिकानों पर करीब 23 घंटों तक ये छापेमारी की थी, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त करने का दावा किया गया। बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है। यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद कुछ कच्चे मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले इलाके के एक बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ उस जमीन पर बने कच्चे मकानों को ढहाने के लिए पहुंचे थे, जिसका वहां रहने वाले लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां बने मकानों में आग लगा दी गई। इससे पहले दोनों गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इस लड़ाई से पहले एक गुट के लोग खुदाई करने वाली मशीन लेकर वहां पहुंचे और विवादित जमीन पर बने घरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसके सामने आ गए और इस कार्रवाई को लाठी की ताकत से रोक दिया। स्वागत की एक बात यह कि लंबे समय से कानपुर की जमीन के लिए जंग छिड़ी है और बताया गया कि इससे पहले भी दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया था और इस बार फिर कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पहुंचे और उन्हें कानून हाथ में नहीं लेने की हिदायत दी। यूपी के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कांग्रेस की एक नेता मेहर जहां को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, लेकिन उस लिस्ट में अपना नाम न होने पर पार्टी नेता मेहर जहां को बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट जरूर देगी और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। कौन इलेक्शन लड़वाएगा 6 सीटों पे, मुझे ये बताइए प्रियंका दीदी। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। पटना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने गहनों के कारोबारी को गोली मार दी। ये घटना एक दिन पहले की है, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश कारोबारी पर गोलियां चलाते दिखे। सामने आए वीडियो में दोनों बदमाश पहले कारोबारी से बातचीत करते नजर आए, उसके बाद आराम से बैठे थे। बदमाश एकदम से खड़े हुए और कारोबारी पर गोलियां दागते दिखे। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, उन्होंने कई गोलियां चला दी। ये देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और उनमें भगदड़ मच गई। तभी दोनों बदमाश भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि बताया गया कि इस घटना में कारोबारी की जान बच गई। वो तो सबकी राम कहानी कहता है, लेकिन खास जुबानी कहता है। सौगात की एक बात कही विजय ने, रुक पाया कब जीवन दुख के टीलों पर, चढ़ी नदी से खारा पानी कहता है। तो मिलेंगे कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा सौगात की एक बात का।